Hello everyone, welcome to A9 Education. Friends, this is our set 16. इससे पहले 15 सेट्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जिसमें आपको 300 मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर करवाए गए हैं। अगर आपने अभी तक उन 300 क्वेश्चंस को नहीं देखा है या फिर रिवीजन नहीं किया है, तो जल्द से जल्द उन सारे वीडियोस को देख लीजिए, बिकॉज एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आने वाले ऐसा एग्जाम के लिए हो, चाहे वो बीपीएससी एग्जाम के लिए हो, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ इंडिया इंश्योर्ड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये पार्टीशन ऑफ इंडिया जो है ना, किस एक्ट के द्वारा इंश्योरिटी इसको मिल गई थी, इंश्योर कर दिया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वी हैव राइट आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। हम सारे के सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, जहां जरूरत होगी वहीं पे पढ़ेंगे, बिकॉज सारे के सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस पढ़ने में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम जो डायरेक्ट आंसर है और जहां मुझे लगेगा कि सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए, आपको डिफरेंसेस बताने चाहिए, वहां मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी। सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है ना, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है राइट आंसर। अच्छा, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है, ये अनाउंस किस डेट को किया गया था, ये भी आपके लिए यहाँ पे बहुत ही जरूरी है जानना। ये 19 जुलाई 1905 को सॉरी ये 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने अनाउंस किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डाउन सोसाइटी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, ये जो डाउन सोसाइटी है ये किसने स्टैब्लिश करी थी। तो कभी भी आपसे कुछ भी पूछा जाता है ना, तो आप वहीं से क्वेश्चंस को रिलेट करके देख लीजिए कि यहाँ पे जैसे स्टैब्लिशमेंट पूछा गया है कि किसने, इसके जो फाउंडर थे, स्टैब्लिशर थे, वो कौन थे। तो आपको ये भी याद रखना है साथ ही साथ कि किस ईयर में हुआ था, कहाँ हुआ था, और इस सोसाइटी को फाउंड करने का मेन रीजन क्या था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किसने इसकी स्टैब्लिशमेंट करी थी। तो ये किया था सतीश चंद्र मुखर्जी ने। टाउन सोसाइटी का स्टैब्लिशमेंट किसने किया था, सतीश चंद्र मुखर्जी ने। अब किस ईयर, ये तो हो गया आपका किसने किया था, सतीश चंद्र मुखर्जी ने। अब किस ईयर में किया गया था ये देख लेते हैं। तो ये किया गया था 1902 में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो ये है कोलकाता में किया गया था। ठीक है, और उसके बाद ये क्या, इसका मेन एम क्या था, तो एम जो था वो था टू प्रमोट एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन हेरिटेज, अचीवमेंट्स, कल्चर एंड फिलोसफीज। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्यों किया गया था, इसका एम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपने नोट्स में इसको नोट कर लेंगे। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। द साधना द संध्या न्यूज, यहाँ पे आपका संध्या न्यूज हो जाएगा। तो द संध्या न्यूज मैगजीन वॉज पब्लिश्ड बाय, ये संध्या न्यूज मैगजीन जो है ना, ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, इसके पब्लिशर कौन थे, ये आपसे आंसर पूछा जा रहा है। तो ये किया था ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने। संध्या न्यूज को ब्रह्मा बांधव उपाध्याय ने पब्लिश किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which of the following legislative measures taken till 1861 okay regarding women's right and marriage are true। मतलब 1861 तक क्या क्या मेजर्स जो है, लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए गए थे, आपको ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स पढ़ के बताने हैं कि यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा मेजर नहीं लिया गया था। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस हमारे लिए पढ़ना जरूरी हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना कहाँ पे ऑप्शंस जरूरी है, कहाँ पे नहीं जरूरी है। डायरेक्ट यहाँ पे आप देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है ना कि डायरेक्टली आप सारे के सारे ऑप्शंस पढ़े, ये जरूरी नहीं है, आप आंसर देख लीजिए, कहानी खत्म। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में ना सारे के सारे ऑप्शंस आपके लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ताकि आपको एलिमिनेशन में हेल्प मिल सके। सो वी हैव फर्स्ट ऑप्शन हियर, permitted intercaste marriage। okay, second है daughter to be treated equal with son regarding inheritance। ठीक है, उसके बाद थर्ड देख लेते हैं, इक्वल रिमनरेशन टू बोथ मेन एंड वुमेन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन वी हैव इमोरल ट्रैफिक ऑफ वुमेन टू बी इलीगल। इसमें जो उस वक्त के हिसाब से अगर देखा
तो ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है और ये सेकंड ऑप्शन जो है ये आपका हो जाता है सही। ठीक है, तो वी हैव राइट आंसर हियर इज फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज ऑप्शन 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन विच डे ऑफ 1908 खुदीराम बोस, यहाँ पे खुदीराम बासु लिखा हुआ है, इसको आप करेक्ट करेंगे, खुदीराम बोस was hanged to be to death in मुजफ्फरपुर जेल। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऑन विच डे 1908 एडी खुदीराम बोस हैंड टू डेथ इन मुजफ्फरपुर जेल। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए इनको फांसी कहाँ मिली थी, तो ये मुजफ्फरपुर जेल में मिली थी। किस डेट को मिली थी, तो ये मिला था 11 अगस्त को मिला था। ओके, अब ये 11 अगस्त को जो इनको फांसी मिली थी मुजफ्फरपुर जेल में, तो कौन से एज, किस एज के थे वो 18 इयर्स के थे। बहुत ही कम एज थी उनकी, 18 इयर्स की एज थी। अच्छा, इनके बारे में बता दूं कि जन्म से कुछ दिन के बाद ही इनकी जो मदर थी उनका देहांत हो गया था, और इनकी मदर के डेथ के कुछ दिनों के बाद इनके फादर का भी डेथ हो गया था। और एट द एज ऑफ 15 इन्होंने रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो थे उनको ज्वाइन कर लिया था। एट द एज ऑफ 18 इनको फांसी की सजा मिल गई थी। लेकिन ये फांसी की सजा दी क्यों गई थी, तो यहाँ पे जो ब्रिटिश जज थे ना, डगलस किंग्सफोर्ड, इनको जैसे इन पे इन्होंने अटैक किया था, इसकी वजह से इस चार्ज में इनको फांसी की सजा एट द एज ऑफ 18 दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द above were the reasons of वैक्कम सत्याग्रह। ये वैक्कम सत्याग्रह जो था इसका मेन रीजन क्या था, ये आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से मेन रीजन क्या था। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ओपनिंग द टेम्पल्स ऑफ लो कास्ट हिंदू। सेकेंड था फाइटिंग अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड, सॉरी, गेटिंग अलाउड फॉर इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट ही नहीं था और इंटरकास्ट मैरिज के अगेंस्ट या इससे रिलेटेड अलाउंस के बारे में भी नहीं था। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ हो जाता है ओपनिंग द टेम्पल्स ऑफ फॉर लो कास्ट हिंदूज। तो यहाँ वैक्कम सत्याग्रह में क्या था ना कि जो लो कास्ट हिंदू थे ना, जिनका जो नीची जाति के लोग थे वो टेम्पल नहीं जा सकते थे, या फिर अपना किसी कोई भी टेम्पल बना के वो पूजा नहीं कर सकते थे, तो इसके लिए इन लोगों ने अपना खुद का एक टेम्पल बनाया था। ओके, अब वैक्कम सत्याग्रह जो हुआ है ना, ये इम्पोर्टेंट है कि आपका हुआ कहाँ थे। वैसे अगर देखा जाए तो ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आता है और ये ज्यादा नोन नहीं है, लेकिन ये केरला में हुआ था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, लेकिन इसको किसी का सपोर्ट नहीं मिला था। ठीक है, ये ज्यादा दिनों तक किसी का सपोर्ट इसको नहीं मिला था। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है और बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, उसकी तरह ये बहुत ज्यादा इसको पब्लिसिटी नहीं मिली थी। पब्लिसिटी नहीं मिली थी। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, Hunter Commission headed by Sir William Hunter was set up in 1882 and report was submitted in 1884। ये हंटर कमीशन जो है ना, ये 1882 में विलियम हंटर के द्वारा सेटअप किया गया था और उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो दी थी ये 1884 में दी थी। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, और वैसे भी ये सारा का सारा सेक्शन जो है ना ये आपका बाईलैंग्वेज है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको प्रॉब्लम्स होती होंगी। सो यहाँ पे क्वेश्चन आप देख लीजिए, इन शॉर्ट आपसे पूछा जा रहा है कि ये हंटर कमीशन 1882 में अपनी रिपोर्ट जो है वो 1884 में सबमिट की थी, तो ये हंटर कमीशन था किससे रिलेटेड, तो हंटर कमीशन जो है वो रिलेटेड था यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड था। और ये जो हंटर कमीशन है ना, इसको अपॉइंट किसने किया था, तो इसको अपॉइंट किया था लॉर्ड रिपन ने। अब यहाँ पे देखिए आपको कितनी सारी चीजें सीखने को मिल रही है। ये सिर्फ 20 क्वेश्चंस नहीं आप काउंट करके चलेंगे, बिकॉज इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको ना
बहुत सारे सब पॉइंट्स मिल रहे हैं और हर एक क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से हर एक क्वेश्चन से कम 4 से 5 क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि हंटर कमीशन जो है इसको अपॉइंट किसने किया था, तो ये किया था लॉर्ड रिपन ने किया था। ओके, अब ये हंटर कमीशन को लॉर्ड रिपन ने अपॉइंट किया था। अब देख लीजिए यहाँ पे कि ये जो हंटर कमीशन है इसको अपॉइंट किया क्यों गया था, तो ये जो वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 था, ठीक है, तो ये इसका जो भी चीज है इम्प्लीमेंटेशन होना था, ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हुआ या नहीं हुआ, क्या क्या कमियां रह गई और क्या सुधार लाना है, इसकी वजह से हंटर कमीशन को 1882 में लॉर्ड रिपन ने क्या किया था, अपॉइंट किया था, जिसके हेड कौन थे, किनके नाम पे ये हंटर कमीशन नाम पड़ा था, तो सर विलियम हंटर इसके जो हेड थे, इनके नाम पे ही इस कमीशन का नाम हंटर कमीशन पड़ा था। अब इसको एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ, आप प्लीज सुन लीजिए क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें छुपे हुए हैं। सबसे पहला तो ये है कि हंटर कमीशन आया कभी, हुआ कभी था, अपॉइंट कभी हुआ था, तो 1882 में अपॉइंट हुआ था। किनके द्वारा अपॉइंट किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा अपॉइंट किया गया था। इसने हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कभी पब्लिश की थी, रिपोर्ट कभी दी थी, सबमिट करी थी, ये की थी 1884 में, ठीक है। और लॉर्ड विलियम हंटर के नाम पे इस कमीशन का नाम पड़ा था हंटर कमीशन। और किसकी वजह से आया था, तो वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854, ठीक है, इसको रिव्यू करने के लिए ये हंटर कमीशन आया गया था। अब इनके जो रिकमेंडेशंस थे, अब यहाँ पे प्लीज आप ये सारे के सारे पॉइंट्स नोट कर लेंगे, एक शॉर्ट नोट बनाइए। शॉर्ट नोट बनाने का तरीका आपको मैं इससे पहले वाले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, तो उस तरीके से ये शॉर्ट नोट बनाइए, कीवर्ड सिर्फ नोट कीजिए, आपको सारे के सारे स्टेटमेंट्स नोट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो हंटर कमीशन था ना, इसका रिकमेंडेशन क्या था, तो यहाँ पे इनका रिकमेंडेशन ये था कि recommended that responsibility for primary education must be given to the local boards, local bodies and municipal boards, ठीक है। encouragement of primary education, तो प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते थे और इनका कहना था कि ये जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, ये किन के जिम्मे जाना चाहिए, तो ये जाना चाहिए जो म्युनिसिपल बोर्ड्स है ना और जो लोकल अथॉरिटी एंड लोकल बोर्ड्स है ना, इन लोगों को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, किसकी, प्राइमरी एजुकेशन की, ठीक है। और उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और मोरल और फिजिकल एजुकेशन पे इन लोगों ने ज्यादा जोर दिया था कि ये जो एजुकेशन आपको मिल रहा है उसके साथ साथ मोरल एंड फिजिकल वैल्यूज, मोरल एंड फिजिकल एजुकेशन को भी स्टूडेंट्स को बढ़ावा देना चाहिए। अब दूसरा आप देख लीजिए कि लिटरेरी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए इन लोगों ने बोला था, किसमें, सेकेंडरी स्कूल में। ये यूपीएससी में ना इस टाइप के ही पॉइंट्स आपको बना के दे दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है कि आप एलिमिनेट कीजिए, बताइए कि इसमें से क्या क्या नहीं था, तो आप इन सब पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है, द कमीशन ब्रॉट आउट inadequate facilities available for the female education in country, ये जो फीमेल एजुकेशन के लिए जो फैसिलिटीज थी ये प्रॉपर नहीं है, ये भी बताया इन लोगों ने। और स्पेशल अटेंशन जो है ना शुड बी पेड टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन अमॉन्ग मुस्लिम, यहाँ पे मुस्लिम्स जो थे, माइनॉरिटीज जो थे, इनको स्पेशल अटेंशन देना चाहिए इनके एजुकेशन को, तो ये भी बताया गया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे बहुत ही खास है, सबको आप नोट कर लेंगे। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे आपको 3-4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो आपको बताना है। अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट्स हैं, सारे रिलेटेड स्टेटमेंट्स नहीं है, या किसी पॉइंट से आप यूँ कहिए कि सारे एक पॉइंट से रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं है, बट आपको बताना है कि ये सही है या तो गलत है। तो इस टाइप में आपके क्या हो जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं क्योंकि अलग अलग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले तो करेक्ट और नॉट करेक्ट को आप कवर कर लीजिए कि करेक्ट है या नॉट करेक्ट है, ताकि बाद में आपको आंसर्स लगाने के टाइम में परेशानी ना हो।
तो वेद समाज वॉज स्टैब्लिश्ड इन मद्रास इन 1864। सही है ये, वेद समाज जो है ये मद्रास में स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी, कभी हुई थी 1864। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया आपको नोट करने के लिए और रिमेम्बर करने के लिए। सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं। बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम ब्रह्मो समाज वेद समाज वॉज पब्लिश्ड। ये भी आपका सही है कि ये ब्रह्मो समाज से सीख लेके ही इनकी चीजों को ही वेद समाज में कॉपी करने की कोशिश की गई और इससे एम्फेसाइज होके ही ये वेद समाज की स्थापना की गई थी। कहाँ? मद्रास में 1864 में। ओके, अब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है। एन आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया वॉज कंदुकूरी वर्सलिंगम। तो ये रिफॉर्मर थे, लीडर थे, राइटर थे, फिलोसफर थे। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है। अब फोर्थ ऑप्शन वी हैव वेद समाज ऑल्सो कंडेम सुपरस्टिशंस। तो ये इससे रिलेटेड ऐसा कुछ भी वेद समाज में नहीं था, तो ये आप याद कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो वेद समाज था ये सुपरस्टिशन से रिलेटेड नहीं था, तो किससे रिलेटेड था भाई, ये भी हम देख लेते हैं। तो ये था एबोलिशमेंट ऑफ कास्ट डिस्टिंक्शंस। मतलब कास्ट जो था ना, कास्ट वैल्यूज जो थे उसको घटाने के लिए, उसको बढ़ावा ना मिले और प्रोमोट विडो रिमैरिज, विडो रिमैरिज को बढ़ावा देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और तीसरा था वुमेन्स एजुकेशन। तो ये 3-4 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वेद समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कहाँ की गई थी और उसका मेन मकसद क्या था। तो स्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। ठीक है। Question number 9 here. Which of the following statements are correct regarding Fit India movement? Fit India movement से related यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो है आपका दिया हुआ है कि फिट इंडिया मूवमेंट जो है ये लीडरलेस मूवमेंट था। ठीक है, ये क्यों इसको लीडरलेस मूवमेंट कहा गया था ये हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है इट वॉज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय outbreak of violence through Gandhi has given a call for determined but passive resistance do or die। ठीक है, अब क्विट इंडिया मूवमेंट ने जो है जो गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, करो और मरो का। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे सही है। थर्ड ऑप्शन हम देख लेते हैं। द मूवमेंट फेल्ड इन टर्म्स ऑफ अचीविंग इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। अब ये जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था ये फेल हो गया था, इसमें अचीवमेंट इन लोगों को नहीं मिली थी। ये भी आपका सही है। क्यों सही है, क्योंकि जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था ना, उसके कुछ दिनों के बाद गांधी और कांग्रेस के सारे मेन लीडर्स जो है, बहुत सारे लीडर्स जो है उनको जेल हो गई थी, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये लीडरलेस मूवमेंट आपका हो गया था, इसलिए ये आपका यहाँ पे सही हो जाता है। दूसरा है कि ये डू और डाई का जो है नारा इस वक्त दिया गया था। तीसरा कि अचीविंग इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, अब सारे के सारे लोग अरेस्ट ही हो गए और अरेस्ट होने के बाद ये लीडरलेस मूवमेंट हो गया, तो अचीवमेंट कहाँ से मिलेगी। ठीक है, गार्जियनशिप तो कुछ था नहीं, तो सारी की सारी मूवमेंट जो है ना वो तितर बितर हो गई। तो इससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस टाइप का मूवमेंट था। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ दिए जाते हैं। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप नोट कर लेंगे। 1942 अगस्त में हुआ था, ये तो पता ही है, इससे पहले काफी बार हम क्वेश्चंस देख चुके हैं इस टाइप के। और इमीडिएट इंडिपेंडेंस के लिए गांधी जी ने आह्वान किया था और डू और डाई का नारा दिया था। ठीक है, अब ये जो 8 अगस्त ग्वालियर टैंक मैदान इन बॉम्बे, यहाँ से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अब यहाँ पे देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे लीडर्स थे और सबको गांधी जी के स्पीच के बाद जो 8 अगस्त 1942 को इन्होंने दिया था ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में, बॉम्बे में, जो उस वक्त बॉम्बे कहा जाता था, तो उसके बाद ही इन सबको अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके बाद ये हो गया था लीडरलेस मूवमेंट। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे सही है। सो वी हैव राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1, 2 and 3। Question number 10 we have which one of following has not been correctly matched।
यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस आपसे दिए गए हैं और आपसे पूछा यह जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहले चारों के चारों स्टेटमेंट्स आप पढ़ लीजिए। राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी। केशव चंद्र सेन जो है प्रार्थना समाज के फाउंडर थे और मदन मोहन मालवीय वैदिक समाज के थे। अब इससे पहले हमने पढ़ा है वैदिक समाज के जो फाउंडर थे ना, ये केशव चंद्र सेन नहीं थे, ये थे दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने दो किसको किसको फाउंड किया, ये तो इस क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिल गया। तो देखिए सेम क्वेश्चन में आपको ना कम से कम 3 से 4, 4 से 5 पॉइंट्स आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं। तो दयानंद सरस्वती ने फाउंड किया था वैदिक समाज। और फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। केशव चंद्र सेन ने, जस्ट अ मिनट, केशव चंद्र सेन ने किसकी स्थापना करी थी, प्रार्थना समाज की। दयानंद सरस्वती ने किसकी की थी, वैदिक समाज की। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना करी थी और राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की। तो ये चारों के चारों पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड एट द अर्लीस्ट। सबसे पहले क्या हुआ था ये आपको बताना है। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म तो 1909 में हुआ था, राइट। अब देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। तो ये जो है ना, ये सारे के सारे एक के बाद एक ही हुए थे, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर। तो रॉलेट एक्ट जो है ना, ये अब यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक बहुत काम आएगा आपका। ये सारी एक्सप्लेनेशन आप 1 मिनट के लिए भूल जाइए। अब यहाँ पे देखिए आप, जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसका मेन कॉज क्या था, उसका मेन रीजन क्या था, जो रॉलेट एक्ट पास हुआ था उसके अगेंस्ट में हुआ था। तो ये पास हुआ था तभी तो ये हुआ था। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों में क्या हो जाएगा, सबसे पहले सी हो जाएगा और फिर डी हो जाएगा। अब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है ये कभी प्रिपेयर किया गया था, ये 1918 में ही आया था। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। और एज वी हैव कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सबसे पहले हुआ था, तो ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सबसे पहले कौन सा हुआ था, मॉडले मिंटो रिफॉर्म हुआ था। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कब लाया गया था, ये हुआ था 1918 में, इसको प्रिपेयर कर लिया गया था। और रॉलेट एक्ट जो है वो 18 मार्च 1919, एग्जैक्ट डेट भी आप इसका याद रखेंगे क्योंकि ये दोनों पॉइंट एग्जैक्ट डेट आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट के अगेंस्ट में। ओके, so we have next question here. In which year Wavell Plan was announced by British ruler? तो यहाँ पे जो वेवेल प्लान है ये किस ईयर में अनाउंस किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए वेवेल प्लान जो है ये 1945 में इसको अनाउंस किया गया था, ठीक है। यहाँ पे इसका मेन एम क्या था वेवेल प्लान को अनाउंस करने का, ये था इट वॉज द प्लान फॉर न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन विच ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट द वायसरॉय एंड कमांडर इन चीफ वुड बी इंडियन। मतलब ये वेवेल प्लान लाया क्यों गया था, आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स प्लीज इस पे फोकस करेंगे। सो वेवेल प्लान जो है ये लाया गया था क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो ये लेके आते, सेटअप करते, लेकिन इसमें सारे के सारे मेंबर्स जो होते ना वो इंडियन होते, लेकिन कमांडर इन चीफ जो है और वायसराय जो है, मतलब कि आपने सारे के सारे समझ लो कि इंडियंस को आपने समझ लिया बच्चा, और उसके एज अ गार्जियन कमांडर इन चीफ क्या किया, वायसराय और कमांडर इन चीफ दोनों को ब्रिटिशर्स को बना दिया। तो भाई ये किस टाइप का फ्रीडम है, ये तो समझ में नहीं आता। तो इसकी वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ट्रैवल प्लान लाने का यही मेन रीजन था, ये था जो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। So we have next question here. In which year Hindu Widow Remarriage Act was passed? Hindu Widows Remarriage Act जो है वो किस ईयर में पास हुआ था, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये हो गया था आपका 1956 में, ओके, 1956 में हुआ था।
और इसको पास किसने किया था ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो जैसे शॉर्ट नोट बनाना है तो क्या करेंगे हम लिख लेंगे हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट। ठीक है, अब इसको आप पॉइंट कर लीजिए और उसके बाद लिखिए पास्ड बाय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने पास किया था। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए कि ड्राफ्ट किसने किया था। पर्सनली इसको लॉर्ड डलहौजी ने ड्राफ्ट किया था, तो ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी। और ये केम इनटू फोर्स मतलब ये इसको लागू कब से किस डेट से कर दिया गया था, तो ये किया गया था 7 दिसंबर 1856। ये पॉइंट आपको मैं पहले वाले क्वेश्चन में भी बता चुकी हूँ, इससे पहले वाले सेट्स में जाके आप देख लेंगे। और किया कहाँ गया था, तो ये किया गया था कैलकाटा में। तो ये सब कुछ आपके लिए फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से आप अपना एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना, उसमें सारी की सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। बट फिर भी मैं मेरी हर एक वीडियो में आपसे बताती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि फिर भी अगर आपको कुछ भी कमी लग जाती है तो प्लीज आप हमें बताइए, सो दैट कि हम उसको अगले वीडियोस में करेक्ट कर सके। So let's start with the 14 number question. Sir Charles Wood sent a report to British rulers of India on issue of। तो सर चार्ल्स वुड ने ना रिपोर्ट जो है वो सेंड किया था ब्रिटिश रूलर्स को। तो किससे रिलेटेड था ये, तो ये था वुड्स डिस्पैच, आपको याद ही होगा, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड था। और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, और ये हुआ कभी था, किस टाइम में ये लाया गया था, ड्यूरिंग लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ये जो वुड्स डिस्पैच एक्ट जो भेजा गया था, इशू किया गया था, वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में किया गया था। और ये एक्चुअली इसका मेन मकसद क्या था, इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, इंग्लिश एजुकेशन को, यूरोपियन लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, ये जो आपका यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वुड सेंड रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट सेंड किया गया था इसमें क्या था कि इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देना है, यूरोपियन एजुकेशन को प्रमोट करना है, ये सारी चीजें थी आपकी। ठीक है, so we have 15 number question here. In which year the Howrah Bridge was opened for public? ये हावड़ा ब्रिज है कोलकाता में। अब ये कभी ओपन कर दिया गया था पब्लिक पर्पस के लिए, तो ये किया गया था 1943 में। और ये इसका ये जो ब्रिज है ये किसके द्वारा मेड किया गया था, ये सारे के सारे आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ये रेंडल पालमेन और ट्रिटन, ये 3 पर्सन थे। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन इसका जो था ये किनके द्वारा किया गया था, ये इंजीनियरिंग कंपनी है वो क्लेवेलैंड ब्रिज, उनके द्वारा इसके कंस्ट्रक्शन को पूरा किया गया था। ये आप याद करेंगे किस ईयर में किया गया था, 1943 में किया गया था। So we have question number 16 here. Which of the following were the intentions of British Indian rule behind the partition of Bengal? ये पार्टीशन ऑफ बंगाल के पीछे में ब्रिटिशर्स का इंटेंशन क्या था, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। सो 3 स्टेटमेंट्स आपके पास यहाँ पे दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है और कौन सा गलत नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तो सबसे पहले हम लोग को सारे के सारे स्टेटमेंट्स 1 बाय 1 पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला स्टेटमेंट जो है हमारा वो है टू क्रिएट अ मेजॉरिटी ऑफ बंगाल अगेंस्ट नॉन बंगालीज इन पैरेंट बंगाल। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, टू कीप बंगाली, उड़िया एंड हिंदी स्पीकिंग पीपल टुगेदर इन प्रेजेंट पैरेंट बंगाल। ठीक है, ये आपका सही है। टू क्रिएट अ मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम इन ईस्ट बंगाल। अब ये जो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ना आपका, ये नॉन बंगालीज को मेजॉरिटी बंगाल जो है वो नॉन बंगालीज के अगेंस्ट करना, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे ये जो 2 ऑप्शंस हैं आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड इससे पहले भी हमने बहुत सारा क्वेश्चन करके रखा है, वो रक्षाबंधन जो दिवस हुआ था और उसके बाद किस डेट को लाया गया था, किसके टाइम में लाया गया था, उस वक्त क्या क्या हुआ था, राइट्स में कितने लोग मारे गए थे, ये सारी की सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियोस में।
सो आप वहां से जाके ये सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं. So we have question number 17 here. In which of the means adopted under the self-respect movement? अब ये self-respect movement क्या है ये आप देख लीजिए. अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या क्या उस वक्त अपनाया गया था, एडप्ट किया गया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में. तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट अपर क्लासेस. उसके बाद है अंडरमाइन पोजिशन of Brahmins by formalizing wedding without them. अब ये जो इनका ये था ना कि अब कोई भी शादी ब्याह करवाएंगे तो वो ब्राह्मण से करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा सकता है, तो इसके अगेंस्ट में था. ठीक है. उसके बाद थर्ड ऑप्शन हम देख लेते हैं, बाइकट ऑफ टेम्पल्स एंड प्लेसेस ऑफ ब्राह्मण्स रेसिडेंस. ठीक है. अब जो ब्राह्मण्स रेसिडेंस थे, ये टेम्पल्स एंड प्लेसेस जो है ना, जो ब्राह्मण्स जो थे उनके अंडर में जो था उसको इन लोगों ने बाइकट कर दिया था. तो यहाँ पे ऑप्शंस भी है जो हमें एलिमिनेट करना है. उसमें यहाँ पे आपसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आप पहले ये देख लेंगे कि सबसे जो क्या एडप्ट किया था इन लोगों ने, ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है. तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इटसेल्फ आप इस नाम से भी याद रख सकते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन था कि कोई जरूरी नहीं है कि हर एक शादी ब्याह में सिर्फ ब्राह्मण से जो वेडिंग है ये ब्राह्मण से करवा सकते हैं और नॉर्मल पर्सन नहीं करवा सकते हैं. ये इन लोगों ने एडप्ट कर लिया था कि इसको कोई भी करवा सकता है, ब्राह्मण की हर जगह पे जरूरत नहीं है. ठीक है. तो ये ऑप्शन सेकंड जो है आपके लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है. सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर किंग जॉर्ज V announced शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू न्यू दिल्ली. ठीक है. ये कैलकाटा से लेके और न्यू दिल्ली जो शिफ्टिंग हुआ था ये किस ईयर में हुआ था और ये किसने अनाउंस किया था, ये किया था किंग जॉर्ज V ने. ओके. ये हुआ था 1910 में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, social reforms were major task of Theosophical Society with respect to Indian tradition and culture, which one does not find its occurrence in societal activities. Okay. ये सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म्स जो थे ना, ये मेजर टास्क था, ये सबसे बड़ा मुद्दा था थियोसॉफिकल सोसाइटी का. तो आपको बताना है कि विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर से रिलेटेड आपको जो भी चीजें दी गई है तो आपको बताना है कि इसमें से क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी से रिलेटेड नहीं था. ठीक है. तो ऑप्शंस वी हैव रेसिस्टेंस टू चाइल्ड मैरिज, रेसिस्टेंस टू विडो रीमैरिज or spread of education, abolition of caste and untouchability, accommodation of conversion in religious faith. तो ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके दिए गए हैं. अब आप देख लीजिए कि आपके पास जो कोड दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है. तो आपसे बोला जा रहा है कि ये 1 and 3 से सही है, 2 and 4 सही है, या फिर 2 and 4 सही है, या फिर 2 and 5 सही है. तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स आप फिर से देख लीजिए क्योंकि 4-5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं. अब यहाँ पे है रेसिस्टेंस टू चाइल्ड मैरिज, तो ये आपका जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी में नहीं था. तो ये रेसिस्टेंस टू विडो रीमैरिज जो है ये था, तो ये आपका सही हो जाएगा. स्प्रेड ऑफ एजुकेशन से लेना देना नहीं था. एबोलिशन ऑफ कास्ट एंड अनटचेबिलिटी ये भी अलग था. तो एकोमोडेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस फेथ, तो ये दोनों ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है. सो वी हैव राइट आंसर इज option number 5 and option number 2. That is option number 2 and option number 4. So we have last question here. Which of the following are the main aim of Young Bengal movement? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि Young Bengal movement का main aim क्या था. तो यहाँ पे main aim क्या था, सारे स्टेटमेंट्स हम देख लेते हैं. सबसे पहला तो देख लेते हैं, inspire people to think freely and rationally. ठीक है. दूसरा था question all authority and oppose decadent customs and traditions. ठीक है. लव, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रीडम. ठीक है. तो
ये चारों के चारों तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो है ये यंग बंगाल मूवमेंट का मेन एम था, मेन मकसद था उनका यंग बंगाल मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने का, फॉर्म करने का। So we have right answer here is option number D, that is all of the above. So friends, ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। आज के सेट में ये 20 क्वेश्चन हमने कवर किया है। इनफैक्ट हर एक सेट में हम 20 क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं। सो ये 16 सेट में लाके आपके टोटल हो गए 320 क्वेश्चन। बहुत जल्द जो आपके 180 क्वेश्चंस बाकी रह गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम आने वाले 14 सेट्स में कवर कर लेंगे। फिर 500 आपके मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हम कवर कर चुके होंगे उस वक्त। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जाकर अगर एसआई जो एग्जाम आपका बिहार एसआई का आने वाला है, उस सेट को आप जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस टाइप के ही आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता है ना, तो भी एलिमिनेशन टेक्निक में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सो सारे सेट्स आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, और आई थिंक ये सारे के सारे सेट्स जो है ये आपको आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल लग रहे होंगे। जो भी आपको जो भी सजेशंस देने हो आप हमें कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।